जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जोर शोरों से एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए दौर में। एनीवे, हम लोग एनसीईआरटी को बेसिक मान के पढ़ते हैं और ये एक दृष्टि अपनी बुक लॉन्च की है एनसीईआरटी, जो साइंस सेक्शन का है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हर कक्षा से लेकर यानी कि हर क्लास का हर टॉपिक बाई टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो अब तक एग्जाम में पूछा जाता है और उससे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है उसको इसमें डाल दिया गया है। तो ये सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसीलिए हम इसे रिवीजन करेंगे और काफ़ी फास्ट रिवीजन करेंगे, फास्ट फास्ट में भागेंगे। अन्यथा इसको कुछ एक्स्ट्रा न ले, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ रिवीजन पर्पज से क्वेश्चन डाल रहे हैं। ओके दोस्तों, एनीवे, तो हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी श्रेणी में आता है। तो हम सभी जानते हैं कि सर्वाहारी शाकाहारी और मांसाहारी जो दोनों करते हैं उसी को होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विशेष इसमें जानने के कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, मधुमक्खी मधुमक्खियां फूलों से मकरकंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है, क्यों भंडारित करती है। तो बताइए, फूल और उनका मकरकंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है इसलिए करता है, या मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है इसलिए एकत्र करता है, या इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है, या उपरोक्त में से सभी होगा। तो हम सब जानते हैं कि वर्ष में कुछ समय के लिए उपलब्ध होता है इसीलिए इसको एकत्र करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे एवं नेक्स्ट, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये सेक्शन जरूर देखेंगे, ये सही सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा है सत्य नहीं है। ओके, तो पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं, बिल्कुल मुख्य स्रोत होते हैं। सभी पौधे की जड़, ताना, पुष्प, पत्तियां खाया जाता है। सॉरी, ये गलत है। सभी पौधे के जड़, ताना, पुष्प नहीं खाया जाता है। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है। सॉरी, ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। तो इसका 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में सूची को सूची से मिलाना है, सूची 1 और सूची 2। बाघ और शेर और बाघ कौन से प्रजाति में आती है। तो ये दूसरे जंतु को खाते हैं, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए का 3 हो जाएगा। शाकाहारी क्या है, तो पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं, शाकाहारी हो जाएगा। पालक और फूल गोभी क्या है, तो सब्जियां होते हैं। दूध, पनीर, घी क्या है, तो सभी जंतु का उत्पाद के लिए होता है, बिल्कुल। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 आ गया। 2 चैप्टर में क्या है, भोजन के घटक। 6 क्लास का चैप्टर 2 का भोजन के घटक के बारे में इसमें क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। कौन से भोजन के तत्वों में सम्मिलित है। खनिज और लवण, बिल्कुल सही है। विटामिन, बिल्कुल सही है। रेशे या रुक्षांश नहीं, रेशे रुक्षांश नहीं होगा। 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल 2 सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के निम्नलिखित में से कौन से है उसको विचार करना है। तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है, बिल्कुल करती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है, बिल्कुल होता है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन ऑफ नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है उसमें, अमीनो अम्ल, मंड यानी स्टार्च, शर्करा। उपरोक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। अमीनो अम्ल कौन कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा ओके के रूप में होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं, ना कि
कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्लियर? अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या करा है? वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, क्या होगा? भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? उपरोक्त में से कौन से सही है? तो सही कौन सा है? 1 और 2 सही है। 1 और 2 ऑप्शन नंबर सही है। यानी कि भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे के कारण होती है। हम सब जानते हैं कि ज्यादा वसा प्रोडक्ट खाएंगे तो मोटा हो जाएंगे। दूसरा है वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। बिल्कुल ऊर्जा प्रदान करती है, तो 1 और 2 सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही है, इसके बारे में भी देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। 1 और 2 दोनों सही है। देखते हैं, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों की उपस्थिति जल से ही होती है। बिल्कुल सही है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन को मिलाना है, मैच करना है। विटामिन किसका, कौन सा विटामिन है? ओके, विटामिन है और उसका अभाज्य रोग है। विटामिन ए से क्या होता है? तो दृष्टिहीनता का कारण विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन B1 बेरी बिल्कुल सही है। विटामिन सी किसका हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा आपका स्कर्वी, और विटामिन डी हो जाएगा रिकेटस। ओके, इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, सॉरी इसका ऑप्शन बी नहीं होगा, सी का क्या हो जाएगा? सी का स्कर्वी हो जाएगा और डी का रिकेटस होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विटामिन ए त्वचा और आंखों की स्वस्थ रखता है। असत्य की बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायता होता है। B1 घाव भरने में सहायता नहीं होता, सी होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने के लिए होता है। बिल्कुल सही है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर का सहायता करता है। सही है। अब देखिए, ए और सी और डी सही है, परंतु बी गलत है, क्योंकि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता है। विटामिन B1 क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। घाव भरने के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। ओके, एक और इसमें है कि विटामिन सी भोजन पकाने में गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है। ये भी पॉइंट रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि कौन से विटामिन को गर्म करने पे नष्ट हो जाती है, स्वतः नष्ट हो जाती है, तो विटामिन सी नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, खनिज है, खनिज और अभाज्य रोग। ठीक है, किससे किससे कमी होता है? कैल्शियम अस्थि, फिर ठीक है, कैल्शियम की कमी से अस्थि हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। दूसरा देखेंगे, आयोडीन, घेंगारोल, गैरेटर, ठीक है। लौ दंत नहीं, ये बीटा कैल्शियम की से होता है, ना कि लौ से होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं इसका थोड़ा क्वेश्चंस में, लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होने वाले अभाज्य रोग कहलाते हैं। क्या है? कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय से संबंधित विकार हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। गर्दन की ग्रंथियां का फूलना और बच्चों के मानसिक विकलांगता के प्रमुख लक्षण होता है। लौ की कमी से अरक्तता होती है। कारण रोगी कमजोर का अनुभव करता है, कमजोरी का। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? वृद्धि किसकी कमी से होता है? विटामिन, वसा, प्रोटीन, बताइए। प्रोटीन की कमी से होती है, बिल्कुल सही है। धीमी गति की कमी क्या होता है? मानव शरीर में धीमी गति वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यदि प्रोटीन की कार्बोहाइड्रेट दोनों ही कमी
दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, तंतु से वस्त्र, क्या है तंतु से वस्त्र। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर, तागा यानी धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। धागा जो है पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इस तंतुओं की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, यानी जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। ये तो ऐसे ही आपका गलत हो गया। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। रेशम तंतु रेशम कीट के किससे कोकून से खींचा जाता है? ऊन तथा रेशा जंतु से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, संतुलित तंतु का उदाहरण है। ठीक है, कौन संतुलित संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या होगा? पॉलिस्टर नायलॉन हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी है। 2, 3, 4 आपका इसमें सही है। 2, 3, 4 इसमें सही है। संश्लिष्ट तंतु 2, 3, 4 पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक 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 ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में, कपास, जूट, फ्लैक्स, रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसके निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, यानी कि संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं का उदाहरण है। यहाँ तक समझ में आया कि जो जंतुओं से प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक तंतु। और जो प्राकृतिक से नहीं प्राप्त होता है, जैसे कि रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है, उसको संश्लिष्ट तंतु कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 में क्या है? भारत में पटसन जूट की खेती प्रमुख रूप से होती है। कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पटसन की बिहार में भी होता है, असम में होता है, केरल में नहीं होता है। सॉरी, भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती के प्रमुख रूप में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम को देखा जाता है। निम्नलिखित में विचार कीजिए, पटसन कौन से सही है? तो पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर डी यानी कि सभी के सभी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में, वस्तुओं के समूह बनाना। क्या है? वस्तुओं के समूह बनाना। जैसे कौन से विलेय है? जल में विलेय, ऑक्सीजन, मिट्टी का तेल, सिरका, नींबू का रस। इसमें से कौन सा है जो जल में विलय है? तो जल में विलय 1, 2, 4 है। मिट्टी का तेल जल में विलय नहीं होता है। क्लियर? 1, 2, 4। इसमें कुछ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। कुछ पदार्थ जल जैसे गैस, कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ जल में विलय पदार्थ गैस कहलाते हैं। ऑक्सीजन, सिरका, नींबू का रस जल में विलय हो जाता है। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, जैसे पदार्थ में जल में अविलय कहलाते हैं, जैसे मिट्टी का तेल जल में अविलय होते हैं। निम्नलिखित विचारों पर क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब कौन से पदार्थ पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट है? पारभासी, स्टील के प्लेट, तेल का कागज, गत्ते का डिब्बा या कांच। बताइए, कांच तो पारभासी तो लोग जानते हैं, और तेल से डुबा हुआ कागज। 2 और 4, 2 और 4 किस में? 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आंसर देखते हैं इसमें क्या है। ऑप्शन नंबर ए इसमें पारभासी है। पारभासी का संदर्भ देखते क्या है भैया? वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट तथा जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है उसे अपारदर्शी यानी कि ओपेक्यू कहते हैं। कांच पदार्थ पारदर्शी तथा गत्ते का डब्बा अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है।
ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहते हैं, जैसे कि तेल लगा कागज। ओके, तो मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। इसका क्वेश्चन केवल और केवल तेल लगा कागज हो सकता है। तेल लगा कागज स्पष्ट रूप से ना दिखा है उसे क्या कहा जाता है? पारभासी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो क्लियर दिखे उसको ट्रांसपेरेंट, और जो थोड़ा बहुत दिखे, बिल्कुल ना दिखे, उसको क्या बोलते हैं? जो बिल्कुल नहीं देखता है उससे दिखता है अपारदर्शी, मतलब कि ओपेक्यू। जो कंप्लीटली दिखे ट्रांसपेरेंट, जो थोड़ा थोड़ा दिखे ट्रांसल्यूलेंट। इसी सब छोटी छोटी क्वेश्चंस को इसमें ध्यान देने के चीजें हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है। इनसे कौन सा कथन सत्य नहीं है? विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार भी होते हैं, बिल्कुल सही है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हैं। एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। चारों पदार्थ की वस्तु एक ही पदार्थ से बनी है, तो भैया ऐसा तो कहीं देखने को मिलता नहीं है, इसीलिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 5, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। कौन सी विधियां इसमें अपनाई जा सकती है? तो 1, 2, 3 सब। 1 भी है, 2 भी है और 3 है, यानी कि निष्वापन, निस्तारण और निस्यंदन, ये पृथक्करण का आपका विधि है। निष्वासन, निस्तारण और निस्यंदन, तीनों का तीनों होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिल्कुल सही है। पृथक्करण के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 20 सही नहीं दिख रहा है, लेकिन देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। किसी मिश्रण के कणों के आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधियां द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी था, इसमें देख लेते हैं। चालन प्रक्रिया में चलनी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयव को बड़े कणों को चलाकर अलग किया जा सकता है, चालकर अलग किया जा सकता है। अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े तथा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रिया में मिश्रण के कणों को अमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव को तली में बैठ जाना प्रक्रम अवसादन कहते हैं। बिल्कुल सही। इसको देखेंगे क्या क्या है, पॉइंट को ध्यान देना है। दोनों पॉइंट में एक है निस्यंदन। निस्यंदन यानी कि छोटी छोटी महीन को, यानी कि कपड़े में या फिल्टर पत्र में उपयोग करके निस्यंदन, उसको अलग करना यानी निस्यंदन। अब देखते हैं जल में, एक पॉइंट निस्यंदन हो गया, दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाता है? अवसादन। अवसादन में क्या आता है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का उपयोग करते हैं। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा एग्जाम में इसको मिस करते हैं। इसको ध्यान से देख लें और ध्यान से इसको पढ़ लें। पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़िया रहेगा। जिस विलयन यानी कि सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इसका कहता है संतृप्त विलयन। संतृप्त, जिस विलयन में किसी पदार्थ की एक मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोला जा सकता, वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। क्या होता है? संतृप्त विलयन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से किस प्रभाव पड़ता है? कौन सा विलय पड़ता है?
तो बढ़ती है। कहता विलयन का तापमान बढ़ाने पर उसकी विलयता बढ़ती है, कोई भी विलयन में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हमारे चारों तरफ से परिवर्तन। तब तक के लिए ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कुछ कमेंट करना है, इसमें मेरा क्या कमी है उसको प्लीज़ सुधारने के लिए कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद सपोर्ट के लिए।